गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो आज हम सिर्फ वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एनुअल एग्जाम हो या हाफ ईयरली। वही क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके पेपर में कभी ना कभी आए हुए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो बताएं अपना अपना आंसर। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएं। तो हमने पढ़ा है कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं। उसमें से कुछ संख्याएं परिमेय होंगी और कुछ संख्याएं अपरिमेय भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कौन सी परिमेय होंगी? जिसका भी आप ये वर्गमूल हटा पाओ वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं हटा पाएंगे वो अपरिमेय। तो 16 का वर्गमूल हटाइए तो आ जाएगा 4, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। 4 आ गया तो इसका वर्गमूल हट गया। यहाँ पर देखिए 36 का, तो यहाँ पर आ गया 6, 6 के 36। 64 का देखें तो 8, 8 8 64। लेकिन 48 का ये जो वर्गमूल है इसको हम हल नहीं कर पाए, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसलिए ये वाला जो संख्या है, ये वाली जो संख्या, ये हमारी अपरिमेय कहलाई जाएगी। ठीक है, तो जिसका भी वर्गमूल आप हटा पाओ वो परिमेय, और जिसका वर्गमूल ना हटा पाओ वो अपरिमेय। इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाइट नो मैम। बाकी बच्चे भी बताएं। क्लास में जो है वो 16 के करीब बच्चे हैं। यस मैम। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि इसके जो है वो आपने हर का परिमेयकरण करना है। तो अगर आपको परिमेयकरण करना आता है तो आप इसको अपनी कॉपी पे खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता या थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, हाँ, जिन्हें आता है वो कर सकते हैं। जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है या नहीं समझ आता कि कैसे करना है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो परिमेयकरण का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये परिमेयकरण जो है इसका अर्थ क्या है। और हर का परिमेयकरण, अंश का क्यों नहीं लिखा, हर का ही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा कि हर में जो है वो एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर आपकी कोई संख्या परिमेय संख्या के जमा या घटाव में होती है तो पूरी की पूरी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, अगर आपकी कोई संख्या अपरिमेय संख्या के जमा घटाव गुणा में है तो पूरी संख्या को हम अपरिमेय ही कहेंगे। तो इसमें कहा गया है कि आपका हर जो है वो अभी अपरिमेय है। आपका जो हर है बच्चों वो अपरिमेय है। आपको कहा है कि इसको परिमेय बनाओ। कुछ इसके साथ आप ऐसा करो कि ये परिमेय बन जाए। ठीक है, कुछ ऐसा कीजिए कि ये परिमेय बन जाए। तो जो प्रक्रिया हम यूज करते हैं अपने हर को परिमेय बनाने में, इस इररेशनल अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने के लिए जो प्रोसेस हम अभी यूज करेंगे उसी को हम कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण। तो बस इतना ही था ये। तो अब हमने करना कैसे है वो आती है मेन बात। अभी हमने बस इतना ही सीखा कि परिमेयकरण होता क्या है। परिमेयकरण है अपरिमेय से परिमेय में बदलो, पर करना कैसे है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। √2/7 3 × 2, ऐसा तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, देखो आपने जो है अपने हर की बिल्कुल कॉपी कॉपी पेस्ट इसको कर देना है। मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट आपने इसका लिख देना है। 7 की जगह पे 7, 3 वर्गमूल 2 की जगह पे 3 वर्गमूल 2। ठीक है, क्या चीज आपने कॉपी नहीं करनी है तो वो है इसका साइन। यहाँ पर साइन प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का आएगा। 7 - 3 वर्गमूल 2 49। बेटा ऐसा भी इसका नहीं आ रहा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है शायद। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको देखेंगे।
तो क्या चीज कॉपी नहीं करनी, वो है साइन, वो है चिन्ह। अगर यहाँ पर जमा का निशान है तो यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता तो यहाँ पर जमा का निशान हम लिखते। क्यों लिखते, तो उसके पीछे का भी कारण है, वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। पर अभी आप बस इतना सीखें कि अपने हर को पूरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दो। क्या चीज कॉपी नहीं करनी, तो वो है इसका साइन। अगर यहाँ पर जमा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर जमा हम लिखेंगे। ठीक है, अब सभी को पता है कि अगर हम किसी संख्या को अपने हर में गुणा करते हैं, मैंने इसे हर में गुणा किया है, आपको अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, गुणा। ठीक है, मैंने इसको हर में गुणा किया है, तो मुझे इसी संख्या से अंश में भी गुणा करना ही होगा, क्योंकि ये भी हमारा रूल है, ये भी हमारा रूल होता है। हमने पढ़ा है, हमने भिन्न में पढ़ा है, हमने परिमेय संख्या में पढ़ा है कि जब हम हर में किसी की गुणा करते हैं तो अंश में भी गुणा करनी ही होती है, तो मैंने वो भी कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो, तो मैंने यहाँ पर उल्टे उल्टे साइन क्यों लिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि यहाँ पर एक सर्व समीका लगे। क्या लगे, एक सर्व समीका। तो कौन सी सर्व समीका लगनी चाहिए वो भी मुझे पता है, वो लगनी चाहिए a प्लस बी ए माइनस होल बी। स्क्वायर। ये ही सर्व समीका यहाँ पर लगनी चाहिए, क्योंकि ये ही सर्व समीका इसको जो है अपरिमेय से परिमेय बनाएगी। तो इसका जो हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इसको हल किया जाता है। अब आप सोचेंगे सर्व समीका अगर हम लगा रहे हैं तो जमा वाली क्यों नहीं लगा रहे, माइनस वाली क्यों लगा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सेम सेम लिख दूं तो सर्व समीका तो तब भी लगेगी, लगेगी या नहीं। कौन सी सर्व समीका यहाँ पर लगेगी, तो यहाँ पर लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। पर अगर मैं सर्व समीका को अभी हल करूं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर करोगे तो ठीक है, बी स्क्वायर करोगे तो भी आपका जो ये वर्गमूल है ये हट जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर में भी हट जाएगा, बी स्क्वायर में भी हट जाएगा, लेकिन जो ये बीच की टर्म है, बीच का पद है, इसमें आपका वर्गमूल नहीं हट पाएगा। कैसे, तो ट्राई करते हैं। 2 का 2 ए की जगह पे 7 है, 7 का 7 बी की जगह पे, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बी की जगह पे है 3 वर्गमूल 2, तो ये ऐसे कैसा ही रहेगा। इसको आप गुणा कीजिए तो 7 दूनी 14 और 14 तिये 42, तो ये आ गया आपके पास 42 वर्गमूल 2। तो क्या आपका वर्गमूल हट पाया। अगर हम अपने हर में इस आइडेंटिटी, इस सर्व समीका का यूज करते हैं तो क्या वर्गमूल हट पाया, नहीं। तो क्या इसका परिमेयकरण हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि इससे अपरिमेय चीज नहीं हट रही, तो इसका परिमेयकरण कैसे होगा, अभी तक इसमें वर्गमूल आ रहा है। तो इसलिए हम जमा वाली आइडेंटिटी या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो वर्गमूल है वो नहीं हट पाएगा। तो यहाँ तक सभी को समझ आया कि क्यों हम जमा वाली आइडेंटिटी नहीं लेते। लेने को हम ले सकते थे, लेकिन फायदा कुछ नहीं है ना, उससे परिमेयकरण होगा ही नहीं। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो वो ये वाली ही हो कि a प्लस बी और a माइनस बी, उससे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तभी आपका जो है वो परिमेयकरण अच्छे से होगा। तो अभी लिखते हैं इसको, अंश में तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो अंश में गुणा करके लिख दो, 3 वर्गमूल 2। ठीक है, हमने गुणा कर दिया। हाँ, अभी ठीक आया, अभी ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो, अब इसको थोड़ा सा और हल करो, इसको माइनस भी कर दो। ठीक है, फिर आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो अब देखो, ये मैंने अपना अंश लिख दिया, ये ठीक है। अब इसका हर देखते हैं तो यहाँ पर लग जाएगी आइडेंटिटी। जो मेरा क्वेश्चन है, अभी जो मेरा यहाँ पर सॉल्यूशन जो मैं कर रही हूँ वो इस रूप में लिखा गया है, इसमें लिखा है ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने इसको बदल के इसमें लिखना है, इस पूरे को मैंने बदल के अभी इसमें लिखना है। तो सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि इसमें a कौन है और b कौन है। तो चिन्ह से पहले जो भी होगा, इस चिन्ह से पहले जितनी भी चीजें आपको दिख रही है वो आपका a है। a है 7, 80 नहीं आएगा बेटा, 80 तो नहीं आएगा, माइनस कर रहे हैं ना, माइनस करो। और पहले 9 और 2 को गुणा करो, फिर माइनस होगा वो। a 7 है और b कितना है, b है 3 वर्गमूल 2। जो चिन्ह के पहले होगा वो पूरा का पूरा a होगा और बाद वाला पूरा का पूरा b होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, b को सिर्फ 3 लिख लेंगे और वर्गमूल 2 को भूल जाएंगे, तो ऐसे नहीं भूलना है, बिल्कुल आपने पूरा का पूरा लिखना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या ही हमारी b होगी। तो अभी a स्क्वायर करना है और b स्क्वायर करना है, और बीच में आएगा माइनस का साइन। a मेरे पास 7 है, तो 7 का मैं यहाँ पर स्क्वायर करूंगी, माइनस बी मेरे पास है 3 वर्गमूल 2, तो इसका भी मैं यहाँ पर स्क्वायर करूंगी। कर लेते हैं इनका वर्ग और देखते हैं क्या आंसर आएगा। अंश हमारा ऐसे कैसा ही रहेगा,
और यहाँ पर आ जाएगा 7×7 = माइनस, देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चीजें हैं, पहला है 3 और दूसरा है वर्गमूल 2, आपस में गुणा हो रहे हैं। कैसे मुझे पता लगा गुणा हो रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वो अक्सर आपस में गुणा ही हो रहे होते हैं। फिर ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर है, तो इसका मतलब पहले इसका स्क्वायर होगा, इस वाले नंबर का वर्ग होगा, फिर इसका वर्ग होगा। तो 3 का वर्ग कीजिए, कितना आ जाएगा? 3×3 = 9, ठीक है, 9 आ गया, बीच में गुणा का निशान है तो गुणा लिख लो। और यहाँ पर 2 का भी अब वर्ग होना है, वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? अगर किसी को पता है तो बताएं बच्चे। 2 ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्यों 2 आएगा? क्योंकि ये भी एक रूल होता है कि अगर आप कभी भी किसी वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग और वर्गमूल आपस में उल्टे होते हैं, ये आपस में कट जाते हैं, ठीक है। इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और जो आपके पास बचा वो आपकी संख्या रहेगी, जो आपकी अंदर थी वो आ जाएगी बाहर ऐसे, ठीक है। मान लो आपके पास लिखा गया होता है वर्गमूल 18, वर्गमूल 18 का वर्ग अगर आप कर रहे होते तो आपके पास उत्तर में क्या आता? मैम 18। सभी बच्चे बताएं कितना आएगा? सिर्फ 18। 18, ओनली 18, सिर्फ और सिर्फ 18, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्या बच गया? 18, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ पर करेंगे तो इस 2 का अगर हम इस वर्गमूल 2 का वर्ग करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए आगे, तो ये रहेगा 7 - 3 वर्गमूल 2 और यहाँ पर 49 - 18 बराबर है, यहाँ पर देखो 7 - 3 वर्गमूल 2 और यहाँ पर 49 में से 18 माइनस करें तो कितना आता है? 31। 22 नहीं आएगा बेटा, आपने थोड़ा सा गलत कर दिया था, 31 यहाँ पर आएगा। तो अब देखिए हमने इसका परिमेयकरण जो है वो कर लिया है। अब हमारे हर में कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है, हमने उसे परिमेय बना दिया। तो बस इतना ही हमने यहाँ पर करना था, ठीक है। मेन इसमें क्या है? तो मेन इसमें ये है कि आपकी ये वाली आइडेंटिटी जो है वो लगनी चाहिए, इसको आपने यूज करने की कोशिश यहाँ पर करनी है। अगर ये जमा का है तो इसको माइनस का ले लेना, ठीक है। अगर ये जमा का है तो इसको माइनस का लेना है, ये माइनस का है तो इसको जमा का लेना है, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो भी बताएं आप सभी को ये समझ आया? यस मैम। बाकी बच्चे भी बताएं। यस मैम। ठीक है, अभी तक 3 बच्चों ने बताया है, 4 बच्चों ने बताया है। क्लास में जो है वो मैंने कहा आपको 16-17 बच्चे हैं, तो सभी अपना आंसर चैट यस बॉक्स में भी आप मैम। दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि 36 की घात 1/2, 36 की घात 1/2 है, इसको हल करना है। तो हल कीजिए और अपना आंसर बताएं। छत्तीस की घात है 1/2, तो बताइए इसका उत्तर जो है वो कितना आएगा? मैम आंसर नंबर सी। नहीं, मैम ए। ए, ठीक है। तो ए इसका आंसर क्यों है? तो अभी इसको हम देखते हैं। देखो हमने जब वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा था ना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी आप क्लास में ध्यान दें, ठीक है। जब हमने वर्गमूल के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अगर कभी हम वर्गमूल को घात में बदलें तो उसकी घात कितनी आती है? 1/2। अगर आपको कहा गया है कि 9 का नहीं, 8 का वर्गमूल कीजिए, तो आप इसको लिख सकते हो 8 और उसकी घात 1/2। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर वर्ग की घात 2 है, वर्ग अगर हम करते हैं, मान लो हम 8 का वर्ग कर रहे हैं, तो 8 की घात कितनी आ जाएगी? 8 की घात आ जाएगी 2। और अब सभी को पता है कि वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, वर्ग का उल्टा होता है हमारा वर्गमूल। तो अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात हो जाएगी 1/2, ठीक है। अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात हो जाती है 1/2। तो कभी भी आपको किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे 1/2 लिखा हुआ नजर आए तो क्या कीजिएगा, उसको वर्गमूल में बदल लो, ऐसे लिख लो 36 और 36 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 6, ठीक है।
या फिर अगर मान लो कोई बड़ी संख्या है, आपको उसका वर्गमूल नहीं याद, आपने देखा कि घात में तो 1/2 था लेकिन हमें इसका वर्गमूल याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब सभी को पता है कि वर्गमूल निकालने की विधि कौन सी है, वो वाली भी हमने सीख रखी है, ऐसी वाली भी हमने सीखी है ना? हमने भाग विधि भी सीखी है और हमें अभाज्य गुणनखंड वाली विधि भी आती है, तो जिससे भी आपको ठीक लगे उससे आप इसका वर्गमूल निकाल लेना और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको आप करके बताएं सभी बच्चे, अपनी नोटबुक में इसको आपने करना है। एक है ऊपर और नीचे है 2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, इसमें आपने हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण। सभी बच्चे करेंगे और जिसका आंसर निकल जाएगा वो अपनी मुझे नोटबुक दिखा सकते हैं। सभी बच्चे कोशिश करें और जिसका भी आंसर आ जाएगा वो अपनी नोटबुक मुझे चेक करवा सकते हैं। इसका आपने हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ पर ये माइनस है तो हम क्या लेंगे? हम प्लस वाली चीज लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसको खुद से सॉल्व करें। जो आइडेंटिटी है, जो सर्वसमिका है, वो वही लगेगी जो पहले क्वेश्चन में हमने लगाई थी। ठीक है, आपका आंसर मैं देख रही हूँ प्रिया। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी बताएं। मोनिका अपना आंसर दिखा रही हैं। ठीक है मोनिका, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाएं भाई अपना अपना आंसर, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो। अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन जितने भी बच्चों को समझ आ चुका है वो अपनी नोटबुक जरूर दिखाएं। जो जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं वो हैंड रेज करें, क्योंकि तभी हम वेट करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी एकता अपना दिखाना चाहते हैं नोटबुक, ठीक है। और मुस्कान भी अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं। वंदना और प्रदीप का भी हैंड रेज है। चलिए तो फटाफट से इसको हल कीजिए और अपनी नोटबुक दिखाएं। बाकी के बच्चे भी अगर कोई हैं जो दिखाना चाहते हैं वो भी अपना आंसर बताएं। ठीक है, नितिन अपना आंसर दिखा रहे हैं। हम्म, ठीक है, आपने ये तो ठीक लिखा, लेकिन अंश भी साथ में लिखें। आपने सिर्फ हर लिखा है ना, आपने सिर्फ 7 लिखा है, तो अंश को भी साथ में लिखो। अंश को ऊपर, हर को नीचे, तो आपका आंसर फिर ठीक हो जाएगा। वैसे आपका आंसर ठीक है, माइनस आपने बिल्कुल ठीक किया है, वर्ग भी आपने बिल्कुल ठीक किया है, वेरी गुड। ठीक है, एक तो आपका आंसर मैं देख रही हूँ, तो आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो कैमरा ऑन करें। ठीक है एकता, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं और आपका आंसर ठीक है। मुस्कान, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ। नहीं, आपने जो है वो +5 लिख लिया है। देखो, +5 नहीं होगा, A² माइनस B² है ना, तो मतलब माइनस होगा इनके बीच में। बाकी आंसर आपका ठीक है, लेकिन माइनस का निशान लगाए, फिर माइनस होके ये 7 आएगा, 17 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी सर्व समीका है वो माइनस की है। चलिए तो करते हैं आगे सॉल्व इसको। तो इसका हमने करना है परिमेयकरण। करते हैं इसको शुरू। परिमेयकरण करने के लिए जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, फिर से आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। एक
बटा 2 वर्गमूल 3। मैम इसको इस से कैसे गुणा कर देंगे, पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। कौन सा बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ मुझे समझ आ गया आपने जो बोला, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, मैंने आपको कहा कि हम क्या करेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने नंबर को, जो हमारी संख्या होती है हर में। तो हर में है हमारा 2 वर्गमूल 3, तो इसको वर्गमूल 3 यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 वर्गमूल 3, और यहाँ पर लिख लेंगे हम वर्गमूल में 5। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर सर्व समीका लगानी है a प्लस बी a माइनस बी वाली, तो दोनों के पास जो साइन है वो उल्टे होने चाहिए। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम जमा का निशान लगाएंगे। सिंपल तो है बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सिंपल है। ये माइनस है तो उसको प्लस लिख लो, बाकी अपना पूरा नंबर वैसे का वैसे रखो, कोई आपने चेंज इसमें नहीं करना है। आगे देखें तो यहाँ पर आपने हर में इससे गुणा की अपनी मर्जी से, तो अंश में भी आपको इसी से गुणा करनी होगी। अगर आप इससे गुणा नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको गुणा करना ना भूले। सॉरी। तो अब इसको देखिए, अंश में तो 1 से गुणा करना है तो गुणा कर लो। ये आ गया 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5, ये हमारा अंश में आ चुका है। और हर में हमारी जो है वो सर्व समीका लग चुकी है, कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी वाली। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर माइनस वाली चीज पहले है, जमा वाली बाद में है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्व समीका इसमें यही लगेगी क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं, गुणा में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। उसको हम कैसे लिखते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बताएं a कितना है, तो a है यहाँ पर 2 वर्गमूल 3, ठीक है, पूरा का पूरा, ये पूरा हमारा a है 2 वर्गमूल 3, और b कितना है, तो b है हमारा वर्गमूल 5, ठीक है। तो पहले हम a का स्क्वायर करेंगे, अपने 2 वर्गमूल 3 का हम वर्ग करेंगे a का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, और ये वर्गमूल 5, इसका भी स्क्वायर, मतलब इसका भी वर्ग। तो कर लीजिए सॉल्व। अंश में आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5, और हर में आ जाएगा, देखो मैंने आपको अभी भी समझाया था कि इनके हमने अलग अलग से वर्ग करने हैं। तो पहले इसका वर्ग होगा, फिर इसका वर्ग होगा, और वो दोनों आपस में गुणा होंगे। 2 दूनी 4, गुणा में वर्गमूल 3 का वर्ग करो, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, सिर्फ 3 आएगा, माइनस का साइन, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, तो 5। तो अंश में हमारा यही रहेगा, 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5, और बटे में 12, 4 3 12 माइनस 5। और इसको सॉल्व करें तो 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 और बटे में 7, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था। बस एक गलती हुई थी, तो वो थी साइन की, है ना। साइन यहाँ पर एक ने जो है वो प्लस का लिखा था, इसलिए 17 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का आएगा। बाकी वर्ग वगैरह बिल्कुल सब कुछ ठीक था। तो बस ऐसे हम इन क्वेश्चन को करते हैं। मैम आगे बताओ। हाँ जी बेटा। आगे हाँ जी, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। अभी जो बोल रहे हैं उनकी आवाज कट कट के आ रही है, तो आप चैट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं, क्योंकि आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताएं। स्क्रीन नहीं है मैम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, जिन बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है वो वाई टाइप कर दें। मैम आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट कट के आ रही है। एक मिनट। हाँ हमारे पास क्लियर आ रही है। ठीक है, मैम हमारे पास क्लियर आ रही है। मैम स्क्रीन मैम मैम नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट। यस मैम स्क्रीन आधी आ रही है। आधी नहीं, वो क्वेश्चन ही ऐसा है, इसलिए ऐसा आपको ऐसा लग रहा होगा। रुकिए, अभी देखिए, अभी आपको दिख रहा है जो मैंने लाइन लगाई। नो मैम नहीं दिख रही। स्क्रीन आ रही है। नो मैम। अच्छा, जिन बच्चों को भी ये दिक्कत आ रही है मैम दिख स्क्रीन रही है, दिख रही है ना, लाइन पे। जिन बच्चों को भी दिक्कत आ रही है स्क्रीन में या फिर वॉइस में, वो एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले।
ठीक है, फटाफट से क्लास को लेफ्ट करो और दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लो, बाकी बच्चे इसको सॉल्व करें। जिनको सब कुछ ठीक से नजर आ रहा है और वॉइस भी आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है 3 प्लस √3 3 माइनस √3। तो देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी, एक सर्व समीका लग रही है, उसको यूज करें और अपना आंसर मुझे बताएं। 12 सॉल्व करना है मैम 12 मैम, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है बेटा। 12 इसका आंसर नहीं है, ध्यान से करें, आइडेंटिटी ध्यान से लिखें। आप जमा मैम हमारी नोट चेक करना। ठीक है, आपका आंसर ठीक है प्रिया। हाँ, अभी आपका आंसर ठीक है ज्योति। ठीक है पायल, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन सर्व समीका भी लिखें कि कौन सी आपने इसमें सर्व समीका यूज की। जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें अपनी सर्व समीका हमेशा लिखना। ठीक है, अभी आप नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में जरूर लिखना कि ये वाली सर्व समीका इसमें जो है वो यूज हो रही है, इसलिए हम इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मोनिका आपका कैमरा ऑफ हो चुका है, आपका मैं चेक कर रही थी। अच्छा, तो अभी नितिन आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है नितिन आपका भी ठीक है, पर वही है कि इसमें सर्व समीका सभी बच्चे लिखें। ठीक है प्रिया, आपका मैंने देख लिया है। एकता आपका मैं देख रही हूँ। ए प्लस बी माइनस बी, आगे बताएं इसको, आगे कहाँ लिखा आपने? ए प्लस बी ए माइनस बी, आगे उसके ए स्क्वायर माइनस बी। हाँ ठीक है, ठीक है। और मोनिका आपका मैं देख रही हूँ आंसर। ए प्लस बी माइनस बी नहीं, लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। 3 माइनस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर नहीं होगा। 3 का वर्ग अलग और √3 का वर्ग अलग, दोनों का अलग अलग। ए का स्क्वायर अलग, बी का स्क्वायर अलग। ठीक है, नहीं तो इसमें कौन सी वो सर्व समीकरण लग जाएगी? नहीं तो इसमें लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर नहीं है, दोनों के अपने अलग अलग स्क्वायर हैं। ठीक है, तो ऐसे ना इसको आप लिख जी बेटा। ठीक है, अब इसको ठीक कर दे। ठीक है, तो एग्जाम में इसका ध्यान रखें कि छोटी छोटी गलतियां अगर आप करेंगे तो पूरे क्वेश्चन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बाकी बच्चे भी ध्यान रखें कैसे आपने लिखना है, उसको बिल्कुल ध्यान से लिखें। ठीक है मुस्कान, आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही सेम सर्व समीका जो है वो यूज हो रही है। कौन सी है वो? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर ए कौन है? ए है हमारे पास 3, और बी कौन है? तो बी है हमारे पास वर्गमूल 3। तो पहले हम ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस फिर हम बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ऐसे इसको हमने लिखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 3 3 9, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। 9 में से 3 माइनस करो तो आ जाएगा 6। पहले 12 आ रहा था तो बेटा 12 में से आपने इसको ऐड कर दिया था, ऐड नहीं ये होता, ये हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आया हमारे पास आंसर आंसर आया 6। तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट? कैसे आपने आइडेंटिटी यूज करनी है? आपको कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दे। जाना ठीक है, फिर से इसको हम करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने लिखा कि जो ये लिखा गया था, ये बहुत सी सर्व समीकाएं होती है ना, तो हमने चेक करना होता है कि किसके तरह ये दिख रहा है। जैसे यहाँ मैंने इसको देखा ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये था ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि 3 में यहाँ पर वर्गमूल 3 जमा हो रहा है, फिर 3 में ही वर्गमूल 3 माइनस हो रहा है। तो ए में पहले बी जमा हो रहा है, फिर ए में ही बी माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो लग गई, सर्व समीका जो लग गई, वो लग गई ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको कैसे हम लिखते हैं? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा गया है, ऐसे हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, हमने इसको ऐसे लिखना है, बिल्कुल सरल सरल रूप में। ठीक है, तो लिखते हैं ए की जगह पर यहां पर है 3 और बी की जगह पर यहां पर है वर्गमूल 3।
करिए इसे सॉल्व। तो a का स्क्वायर करेंगे पहले हम, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कर लीजिए 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो 3 3 9 माइनस, और यहाँ पर इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, सिर्फ 3 आया, माइनस कर दो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होंगे उसके साथ मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगी, तो उस पीडीएफ को जरूर जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, मतलब देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनका सॉल्यूशन भी मैं सरल से इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, या फिर अगर आप क्वेश्चन आपको पता है तो आप अपनी कॉपी पर उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, है ना। तो उसको मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगी, तो आप उसको भी पढ़ लेना। अब बताएं, अब इसमें कोई डाउट? मैम थर्सडे को क्लास नहीं होगी? नहीं, अब आपकी क्लासेस नहीं होंगी, अब आपके जो है वो एग्जाम शुरू हो रहे हैं परसों से शायद, है ना। तो ये आज आपकी लास्ट क्लास है। नो मैम, 30 से हमारे एग्जाम तो। यस मैम। हाँ, मतलब वही 30 से जब भी है, तो आपके एग्जाम पास आ रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको अब और सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी है, इसलिए आपको क्लास नहीं होगी। नहीं, आज ये आपकी एग्जाम से पहले की लास्ट क्लास है। अब आपकी क्लास जो है वो 12 अक्टूबर के बाद होगी, मतलब 12 अक्टूबर को शायद शुक्रवार है, तो आपकी क्लास होगी 13 को। ठीक है, 13 अक्टूबर को आपके एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे Yes, उसके बाद। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि वो पीडीएफ आप जरूर देख लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले पहले। कल तक आपको मैं भेज दूंगी, शाम तक तो मिल ही जाएगा। चलिए, तो पिछला क्वेश्चन हो चुका है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 0.3333 ये आपको कहा है कि इसको P बटा Q के रूप में लिखो। तो किस किस को अच्छे से याद है कि कैसे इन क्वेश्चन को हम करते थे? अगर आपको याद है तो आप इसको सॉल्व करें, जिन्हें नहीं याद, जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है इस क्वेश्चन में, वो मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो आपको कहा है कि इस 0.3333 को या फिर 0.3 बार को P बटा Q के रूप में लिखो। तो हमें नहीं पता कि P बटा Q के रूप में वो कितना आएगा, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम उसको x मान लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि वो जो P बटा Q का रूप हम लिखेंगे वो इसके तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि इसी को तो हम चेंज कर रहे हैं। तो जो भी P बटा Q में आएगा वो इसके बराबर ही होगा, तो उसको हमने x माना है, और जो आंसर आएगा x वो बराबर होगा 0.3333 के, 0.3333 एंड सो ऑन के। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 1 को किसी नंबर से गुणा करेंगे। वो नंबर कौन है वो भी आपको जो है वो खुद निकालना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को डैश से गुणा करने पर, तो किससे गुणा करना है, ये कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए सभी बच्चे ध्यान से यहाँ पर देखें। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, आपका क्वेश्चन है 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इसको लिखे तो ये है 0.3 बार। तो यहाँ पर कितने अंक हैं जो खुद को दोहरा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही अंक है, वो कौन है, वो है 3। 3 खुद को बार 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 दोहरा रहा है, एक अंक खुद को बार बार दोहरा रहा है। अगर आपका क्वेश्चन हाँ जी बेटा, तो 3 है उसके ऊपर 12 है। ये बार है, ठीक है, ये इसकी बार है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता 0.34 एंड सो ऑन, तो अब यहाँ पर कितने अंक खुद को दोहरा रहे हैं, 2। कितने अंक, हमारा 2। सही है। हाँ बेटा, आपका ठीक है, आपका आंसर ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता 0.998 एंड सो ऑन, तो अब यहाँ पर कितने अंक खुद को दोहरा रहे हैं, 3। ठीक है, 3 अंक, 3 अंक हैं जो खुद को बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो उसको हम लिखते हैं ऐसे, देखो 0.998 तीनों के ऊपर बार। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा लिखा गया हो तो 9.883 और बार सिर्फ 3 के ऊपर है, तो बताएं अब कितने अंक दोहरा रहे हैं आपस में। मैम एक बार हमारा क्वेश्चन चेक कर। बेटा अभी मैं चेक करूंगी इसको बाद में। ठीक है, 3 बटा 10 नहीं आएगा इसका, बाद में बेटा मैं सभी का चेक करूंगी, अभी यहाँ पर इसको समझे।
नहीं, 3 नहीं है, बिल्कुल ही गलत, 3 नहीं मैम है। हमारा जिस फाइव पर 10 आ रहा है बार हमारा। जिस पे बेटा अभी मैं किसी के भी नोटबुक चेक नहीं करूंगी, तो अभी आप ऐसा ना बोले नोटबुक चेक करने को, ठीक है। एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर मैं बारी बारी से सबकी नोटबुक चेक करूंगी, ठीक है। तो अभी आप माइक ऑन करके कोई कुछ ना बोले, ठीक है। एक के ऊपर बार लगा है ना, जिसके ऊपर बार लगता है वही रिपीट होता है। तो सिर्फ इसके ऊपर बार था, तो मतलब यहाँ पर भी एक ही अंक खुद को रिपीट कर रहा था। तो इसका बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिया गया है और बार सिर्फ एक पे है, तो मतलब एक ही अंक खुद को रिपीट कर रहा होगा। हम क्यों देख रहे हैं कि कितने अंक रिपीट कर रहे हैं? तो क्योंकि यही हमारी मदद करेंगे उस संख्या को ढूंढने के लिए जिससे हमने गुणा करना है। तो अगर आपका एक अंक रिपीट हो रहा हो तो 10 से गुणा कर लेना, अगर 2 अंक रिपीट हो रहे हो तो 100 से गुणा कर लेना, और अगर 3 अंक रिपीट हो रहे हो तो 1000 से 1000 गुणा कर लेना, ठीक है। तो यहां से हमने ढूंढ लिया कि किससे हम गुणा करेंगे, वो हमें मिलेगा अपने अंकों को देखकर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अंक रिपीट हो रहा था, तो इसलिए हम अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 को, पहले समीकरण को हम गुणा कर देंगे 10 से, क्योंकि एक ही अंक खुद को रिपीट कर रहा है। 10 से गुणा करेंगे इस तरफ भी इस तरफ भी, तो यहाँ पे 10 को x से गुणा करो तो आ जाएगा 10x, और यहाँ पर 10 से हम गुणा करेंगे 0.33333 एंड सो ऑन को। तो हमने ये सीखा है जब हम दशमलव के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर कोई दशमलव वाली संख्या 10, 100, 1000 ऐसी संख्याओं से गुणा होती है, तो जो आपका दशमलव होता है वो कुछ कदम आगे बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएगा वो किस तरफ को? राइट तरफ को, सीधे हाथ की तरफ को जो है वो बढ़ जाएगा। कितने कदम बढ़ेगा? तो जितनी यहाँ पर जीरो होगी। कितनी जीरो यहाँ पर है? सिर्फ एक ही जीरो है, तो मतलब मेरा जो डेसिमल है वो सिर्फ एक ही स्टेप आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर मेरा डेसिमल लगा था, यहां से वो यहाँ को चला जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो आप लंबा वाला गुणा करते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ये रूल पता है कि 10, 100, 1000 से गुणा करने पर दशमलव आगे को खिसक जाता है कितने कदम? जितनी जीरो है, तो बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से एक को घटाने पर, इक्वेशन नंबर 2 में से एक को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 10x में से एक इस x को माइनस कर दो, और इसमें से 3.333 एंड सो ऑन में से 0.333 एंड सो ऑन को माइनस कर दो, ठीक है। जब आप 10x में से एक x को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9x, और यहाँ पर माइनस करोगे तो आ जाएगा 3। 3 कैसे आएगा? क्योंकि आपके पास है 3.333 एंड सो ऑन, ये आपके पास है 0.333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर तो हर बार 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3 ही आता रहेगा, तो मतलब यहाँ तक 0 और यहाँ तक भी 0, कट कट के सब 0 हो गया। 3 में से 0 माइनस करो तो 3 ही आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आया 3, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? 0.00000, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आ गया, इन दोनों को माइनस करके 3, और x की वैल्यू अब आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो x कितना आ जाएगा? x बराबर है 3/9, और ये अभी आपस में और कट सकते हैं तो काट लो। 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले भी हम सीख चुके हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। अभी हमने दोबारा से इसको एक क्वेश्चन कर लिया है। तो अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछें, और जो बच्चे अपनी नोटबुक दिखाना चाहते थे अपनी नोटबुक दिखा दें। ठीक है, एकता आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। प्रिया आपका आंसर मैं देख रही हूँ। प्रिया आपका आंसर थोड़ा सा गलत है बेटा, क्योंकि आपने सिर्फ 3 लिखा है ना। 1/3 अंश में 1 आ रहा है, हर में 3 आएगा, क्योंकि 9 हर में है, तो 1/3 लिखे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। 1/3। और कौन है यहाँ पर? अच्छा, मुस्कान आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ, ठीक है। मुस्कान आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 1/3। और मैम कोई? एक क्वेश्चन नहीं पूछोगे?
बेटा पोल में क्वेश्चन हम नहीं पूछते क्योंकि आजकल आपका एग्जाम के लिए रिवीजन चल रहा है ना, तो उसमें पोल में क्वेश्चन नहीं होते है ना, उसमें हम बस नॉर्मल आपकी बस एग्जाम की तैयारी करते हैं और कुछ भी नहीं। तो बताएं अभी कोई अगर अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है तो, या दिखाना चाहती है तो ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम नहीं करेंगे, ये करके बहुत टाइम चला जाएगा फिर। चलिए ये बताएं, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? कौन सी संख्या इसमें से ऐसी है जो वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 परिमेय नहीं है? ध्यान से आंसर दे बेटा, सोच समझ के। मैम 2। मैम 2। 2 नहीं, वर्गमूल 2, ठीक है, वर्गमूल, क्योंकि साथ में वर्गमूल लगा है ना, तो इसको हाँ ऑप्शन नंबर 1 वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 2 का वर्गमूल हम नहीं हटा सकते, इसलिए इसका वर्गमूल 2 का 2 ही रहेगा। 4 का वर्गमूल का जो 4 का वर्गमूल है वो हट सकता है, कैसे? क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, हट गया। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 हम इसको लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख दिया, हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ ये माइनस अंदर घुसा दिया है, पता नहीं क्या इन्होंने यहाँ पर किया है इस ऑप्शन में, तो ऐसा शायद आएगा नहीं आपको। अगर आता भी है तो आपने बस ये चेक करना है कि ये वर्गमूल हट सकता है या नहीं, इतना ही, ठीक है। अगर आपको परिमेय अपरिमेय की बात आती है तो बस एक ही चीज चेक कीजिए कि क्या 16 का वर्गमूल हट सकता है। जी हाँ हट सकता है। क्या आएगा? 4 आएगा। माइनस का 4 भी लिखोगे तो भी माइनस का 4, हाँ माइनस का 4 भी आ सकता है क्योंकि इसका वर्ग करो तो भी तो 16 ही आएगा, है ना। तो इसलिए तो इसका भी वर्गमूल हट गया, तो किसका नहीं हट पाया? तो वो है वर्गमूल 2, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। हमें लगा ये पूछ सकता है कौन सी संख्या परिमेय। अच्छा अच्छा ठीक है, अपरिमेय है ना, हाँ तब तो आपका होना था यही ठीक। लेकिन यहाँ पर पूछा था कि नहीं है। चलो तो पेपर में आप ध्यान से करें, ठीक है, ध्यान से देखें कि क्या यहाँ पे लिखा गया है। बाकी देखते हैं आगे। चलिए इसका आंसर दें, क्या सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक इस दुनिया में है, इस गणित में है, वो सभी के सभी परिमेय संख्या होती है? जितने भी पूर्णांक हैं इस दुनिया में हमारे गणित में, वो सभी परिमेय संख्या होते हैं। ट्रू है या फॉल्स है? या कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होते, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएं। तो पहले अपने, यस मैम होते। हाँ ठीक है, पहले अपने पूर्णांक लिख लो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सत्य। -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सभी के जितने भी आपके पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि सभी के नीचे अगर हम बटा 1/1 लगाते जाएं तो वो p/q के रूप में आ जाएगा और वो हमारी परिमेय संख्या बनती चली जाएगी। क्योंकि पूर्णांक में आता क्या है? 0 आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर आते हैं, और कुछ तो आता नहीं। तो आप सभी पॉजिटिव के नीचे 1 लगा लो, सभी नेगेटिव के नीचे 1 लगा लो, तो वो हमेशा परिमेय संख्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। इसलिए हर एक पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको अभी आप लोग कर ही लेंगे, इसको आप लिख लें, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। 0.001 है, तीनों पे बार लगी है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से, पर इस क्वेश्चन को नोट कर ले क्योंकि ये पहले आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से इनकी जो है वो परिभाषा दीजिए। तो ये भी आप बुक में खुद ढूंढेंगे। समांतर रेखाओं की परिभाषा और रेखाखंड की परिभाषा नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ। तो समांतर रेखाएं हमें पता है कि साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी भी मिलती नहीं है ना। ये बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ये भी बढ़ती रहेगी, यहाँ को दोनों साथ साथ चलेंगी जैसे कि रेल की पटरी, लेकिन कभी भी आपस में ऐसे टकराएंगी नहीं, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। और रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड आपका जो है वो सीमित होता है। अगर मैंने कहा कि एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का है तो आप उसको 5 सेंटीमीटर तक ही बनाएंगे, उससे ज्यादा आप उसको नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो यही होता है हमारा रेखाखंड। रेखा आपकी जो है वो शायद ज्यादा तक जा सकती है आगे तक, लेकिन रेखाखंड आपका नहीं जाता, जितना है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, बिल्कुल सीमित रहेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी सी परिभाषा थी, लेकिन जो इनकी एग्जैक्ट परिभाषाएं हैं वो आप बुक में इनको ढूंढ लेना, समांतर रेखा और रेखाखंड, ठीक है। तो देखते हैं आगे।
ये भी आपका है पी बटा क्यू वाला 0.6 बार इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। ये हम नहीं करेंगे पी बटा क्यू वाले, हमने इसके एक क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं, तो बार बार इसको नहीं करेंगे। ये करें 3 और 4 के बीच में एक मैम संख्या। हाँ जी बेटा, आता है ये हाँ तो इसको सॉल्व करके बताएं। के बीच में एक अभी परिमेय संख्या, सिर्फ एक। अभी मैम अभी, हाँ इसको अभी सॉल्व करना है आपने। सात। बहुत से बच्चे, पिछली क्लास में भी बच्चों ने यही गलती की। सिर्फ 7 नहीं आएगा ना, 3 और 4 के बीच में सिर्फ 7 तो आ ही नहीं सकता, इसके साथ कुछ और भी तो होगा। बटे में 2 अपॉन 2, 7/2, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। 7 मत लिखना, 7 लिखोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 7 कहाँ आता है, नहीं आता है ना। तो यहाँ पर देखिए 3/1 है और ये 4/1 बन जाएगा। एक परिमेय संख्या पूछी है तो हम इसको गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि हमें पता है जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं उससे ज्यादा से गुणा करना होता है, उससे या उससे कम से गुणा नहीं करना है। एक पूछी थी, 2 से गुणा कर लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 3 दूनी 6, 6/2, 4 दूनी 8, 8/2, 6/2 और 8/2 के बीच में एक ही परिमेय संख्या आएगी, वो होगी 7/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। 7/2 इज द राइट आंसर। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? नो मैम। ठीक है, नो बस मैम। ये था हमारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप बताएं कि 4/5 और 9/5 के बीच में कौन सी संख्या ऐसी है जो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आने की बात नहीं अब ये कर रहे, अब ये कह रहे हैं कि वो संख्या बताओ जो इनके बीच में नहीं आ सकती। बताते हैं 3/5। ठीक है, 3/5। 3/5, क्योंकि ये देखो अपन को नहीं। 5/5 तो 4 के बाद आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे। 5/5 तो 4/5 के बाद आ जाएगा। 6/5 इस 5 के बाद आ जाएगा, है ना। 8/5 जो है वो 9/5 से पहले आ जाएगा। लेकिन 3/5 ऐसी संख्या है जो इनके बीच में कभी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि 3/5 तो 4/5 से भी पहले आता है। तो जो चीज पहले आ रही है वो बीच में कैसे आ सकती है? अगर संख्या आपकी शुरू ही 4/5 से हो रही है तो उसके बीच में हम 3 को कैसे ला सकते हैं? 3 तो उससे पहले आएगा, है ना। तो इसका मतलब 3/5 सही आंसर है कि 3/5 जो है वो हमारी संख्याओं के बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हमारा शुरू होता है चैप्टर नंबर 2, पोलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं बहुपद। तो अब ये बहुपद क्या होते हैं? बहुपद को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक के बारे में, या फिर इसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? तो जब भी आपकी कोई मैथ की संख्या या फिर इंग्लिश के अल्फाबेट ऐसे आपस में आपको साथ साथ नजर आ रहे हो और उनके बीच में कोई संक्रिया हो रही हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, जैसे a² माइनस 10, 90 गुणा y की घात 5/6, ये सभी जो है वो बीजीय व्यंजक कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये और एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो ए। मैम चैप्टर पढ़ेंगे, हाँ जी बेटा, चैप्टर कब पूरा होएगा? ये चैप्टर कौन सा चैप्टर पूरा होगा? ये चैप्टर अभी इसको पूरा नहीं हम कर पाएंगे, जितने क्वेश्चन इसके होंगे उतने हम अभी करेंगे। ठीक है, जितने भी अभी हमसे हो पाएंगे उतने क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी फिर आपको मैं सॉल्यूशन भेज। ठीक है मैम। तो ये देखो, इन सभी को हम बीजीय व्यंजक तो कहेंगे, लेकिन इन सभी को हम बहुपद नहीं कह सकते। इन सभी को हम बहुपद जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुपद एक विशेष तरह का बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का बीजीय व्यंजक होता है बहुपद। तो उसके लिए उसमें खास बात क्या होती है? तो उसमें खास बात ये होती है कि उसमें जो चर होता है, चर मतलब इंग्लिश वाला A to Z, ठीक है, उसमें जो चर होता है, इसे लेकर के Z तक जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, उनकी घात
चरों की बात नहीं कर रहे हम, चरों की घात, ठीक है। उन चरों की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या वो होनी चाहिए, उसी को हम कहेंगे उसी को हम कहेंगे बहुपद, नहीं तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, तो यहाँ पर इसकी घात क्या है, y की घात जो है वो 5/6 है। क्या 5/6 एक पूर्ण संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या तो मैं 0 1 2 3 4 ऐसी होती है ना पूर्ण संख्या, तो इसको तो ये 5/6 तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, है ना। तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। इसको बहुपद कह सकते हैं, इसको भी बहुपद कह सकते हैं, इसको भी हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, a b की घात 4 है बटे में 5x है। जब आप इस 5x को ऊपर लेके आओगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a b की घात 4 गुणा 5x की घात -1। अब ये ऊपर आकर के -1 क्यों है, कैसे हुआ, वो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी आपने बस इतना याद रखना है कि अगर आपका कोई चर बटे के नीचे होगा तो क्या करना है आपने उसको, वो उसकी घात हमेशा माइनस की हो जाती है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। चर नहीं होना चाहिए बटे के नीचे, नंबर हो, संख्या हो तो चलेगा, ठीक है। ABCD से लेकर के Z तक नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा, अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ, अभी आपके हमारे पास 7 मिनट है, तो हम 7 मिनट तक पढ़ेंगे। जो पढ़ना चाहते हैं वो रहे क्लास में, जो नहीं पढ़ना चाहते वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, पर वैसे करना नहीं चाहिए। अभी हम इसको करेंगे, बहुपद के बारे में 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए, याद रखते हुए आप इसका आंसर दें। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बहुपद है। फटाफट से बताएं। डी। मैम ए। ठीक है, ए होगा, क्योंकि देखो इसमें चर की घात 2 है, इसमें चर की घात 1 है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखो ये बटे में आ गया तो ये भी नहीं होगा, ये भी बटे में आ गया तो ये भी नहीं होगा, है ना। ये बटे वाले हमें नहीं चाहिए, चर हमें बटे में नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा। की घात 1/2। हाँ, और यहाँ पर देखो इसकी घात कितनी है, वर्गमूल की घात, ये वर्गमूल t है, इसकी घात, इसको अगर हम घात में बदलें, वर्गमूल को घात में बदलो तो t की घात आएगी 1/2, और हमें बटे में भी घात नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये हमारा बहुपद है, बाकी कोई भी इसमें से बहुपद नहीं है। हाँ, बाकियों को हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजक में से बहुपद कौन है। तो बीजीय व्यंजक तो सारे होंगे, लेकिन बहुपद सिर्फ वही होगा जिसके चर की घात पूर्ण संख्या होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपको यहाँ पे बताना है कि 2x जमा 5 का शून्य कौन है। तो वे शून्य क्या होता है, तो शून्य बच्चों x का वो मान, x की वो वैल्यू जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम जब इस बहुपद में डालेंगे तो आपका बहुपद 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसको अगर आप, फिर से सुने, ध्यान से सुने, बहुपद का शून्य क्या होता है, x का वो मान, ठीक है, x की वो वैल्यू जिसको जब आप इस x की जगह पे भरोगे तो आपका ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा, उसको हम शून्यक कहते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि अब हम यहाँ पर x की वैल्यू तो भरेंगे नहीं, 1 2 ऐसे करके तो भरेंगे नहीं, तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने खुद अपने आप ही इस बहुपद को 0 के बराबर लिख लेना है। खुद ही आप क्या करेंगे, आपसे पूछा है कि शून्यक निकालो, तो आप क्या करोगे, इस पूरे बहुपद को खुद ही 0 के बराबर कर दोगे, ठीक है। आप लिख दोगे 2x जमा 5 बराबर है 0, ये आप खुद से करोगे, याद कर ले। शून्य जब भी निकालना हो, जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालो, तो इस बहुपद को 0 के बराबर लिख लो। अब यहां से x की वैल्यू ज्ञात कर लो, तो x बी को, आएगा। x, हाँ जी बेटा, x को धीरे धीरे आता है तो बेटा सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 2x को हम ऐसे कैसे रखेंगे, ये चला जाएगा 0, वहां पर चला जाएगा ये प्लस है, वहां जाके हो जाएगा ये माइनस, तो 0 - 5। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2x बराबर है -5। x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर है -5/2। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर आ चुका है x -5/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही सेम से आंसर दिए गए थे। देखो 5/2 भी था, 2/5 -2/5, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ जी बेटा,
बी, बी है इसका आंसर, ठीक है, माइनस का 5/2। तो जब भी शून्य का आएगा अपने इस बहुपद को 0 के बराबर खुद ही लिख लेना और एक्स वाई जो भी चर होगा उसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर नहीं ये तो नहीं हो पाएगा 3 मिनट में, छोटा सा देखते हैं कोई अगर मिलता है तो, ये भी नहीं हो पाएगा। चलिए ये करो फटाफट से, 3x जमा 1 का शून्यक निकाल के मुझे बताओ, 3x प्लस 1 का शून्यक। तो मैंने क्या -1/3। -1/, वेरी गुड। तो मैंने क्या बताया, अपने इस बहुपद को खुद ही 0 के बराबर पुट कर लो, फिर x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3x बराबर है -1 और x बराबर है -1/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बाकी इसमें और छोटे क्वेश्चन कोई है नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन की मैं आपको जो, अच्छा ये बताओ फटाफट से, अभी हमारे पास है 2 मिनट, फटाफट से बताओ इसका आंसर। इनमें से कौन है जो एक बहुपद है? ओह, 1 मिनट, अभी बताएं कौन है इसमें से जो बहुपद है। बस चर बी। देखो और चर की घात देखो, बाकी बी। बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की घात थी 1/4, नहीं चाहिए। यहाँ पर चर आ गया अपॉन में बटे के नीचे, नहीं चाहिए। यहाँ पर चर की घात फिर से आ गई 3/2, ये भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। आप बोलेंगे यहाँ पर तो 5/2 लिखा गया है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस चर की घात से फर्क पड़ेगा। आप यहाँ पर 5/2 लिखो, आप यहाँ पर 5.0 लिखो, आप यहाँ पर -2 लिख लो, है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सिर्फ चर की घात से। तो यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं उनका मैं आपको सोल्यूशन और पीडीएफ भेज दूंगी ग्रुप में कल तक, कल शाम तक या कल रात तक, ठीक है। चलिए, तो अभी कोई डाउट है आज के क्वेश्चन में तो आप क्लास में रह सकते हैं, अगर आज के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, और सभी बच्चों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी एग्जाम अच्छे से करें, ठीक है। चलिए।